राधिका का मोबाइल लगातार बज रहा था। राधिका किचन में खाना बना रही थी। जैसे ही मोबाइल उठाया और हेलो किया, राधिका की माँ की आवाज़ थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी मीरा दीदी का देहांत हो गया है। हम सब लोग आज ही रात अपनी गाड़ी से गांव जा रहे हैं। मीरा दीदी के अंतिम संस्कार के लिए सुबह तक सबका पहुंचना बहुत जरूरी है। बेचारी का कोई है नहीं ना, बच्चे छोटे छोटे हैं। इतना कहकर माँ उदास हो गई। माँ अपने भर भराए गले से बात पूरी करने की कोशिश कर तो रही थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। इसीलिए राधिका ने फोन काट दिया, यह सोचकर कि बाद में बात कर लेंगे। अभी माँ बात करने की स्थिति में नहीं है। वो तो बस खबर देने के लिए फोन की थी। दीदी की मौत की खबर सुनकर ऐसा लगा जैसे तन में आग लग गई हो। उसकी गर्मी पूरे शरीर पर रेंग रही हो। ठंडे मौसम में भी बाल, माथा और पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और मन बेचैनी से छटपटा रहा था। राधिका मन में सोच रही थी, मैं तो स्वार्थी थी ना, फिर मुझे क्यों इतनी फिक्र हो रही थी। शायद इसीलिए कि जब अपने ऊपर पड़ती है तब समझ में आता है। मेरे अंदर तो दीदी जितनी हिम्मत भी नहीं है कि अपने हक के लिए लड़ूं। कभी कभी जब अपने ससुराल वालों के प्रताड़ना से ऊब जाती हूँ तो लगता है कि घर छोड़कर भाग जाऊं या फांसी का फंदा लगाकर पंखे से लटक जाऊं। लेकिन छोटे छोटे बच्चों का मुंह देखकर यह भी करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। मुझे तो अपनी ही ससुराल में कभी सम्मान मिला ही नहीं और मेरे माता पिता को गाली अलग से मिलती है। झूठी शान और नकली दिखावा मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। अपने पिता की तारीफ करना भी गुनाह है। अगर भूल से कह भी दिया कि मेरे पिताजी अच्छे हैं तो गालियों की बारिश हो पड़ती है। एक दिन आत्मग्लानि हुई कि कैसी बेटी हूँ मैं, जो अपने ही माता पिताजी को दी जाने वाली गालियां सुनती रहती हूँ। मेरे जैसी बेटी होने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं या ससुराल छोड़ दूं। फिर मैंने ससुराल छोड़ने का फैसला कर लिया। माँ से मिलने गई तो माँ की ममता ने मेरा चेहरा पढ़ लिया। फिर माँ ने मुझे पूछा, ससुराल में कोई बात है, क्यों इतना उदास रहती हो। मैंने भी माँ से कह दिया, खाने पहनने की कमी नहीं है, कमी है तो बस सम्मान की। बस माँ, अब मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। माँ ने दीदी का हवाला देते हुए मुझे समझाया कि देखा ना, तुमने मीरा को मायके में लड़के की इज्जत नहीं होती, बस कुछ दिनों का दिखावा होता है। अगर तुम यहाँ रहने लगी तो तुम्हारे पापा समाज में सिर उठाकर चल नहीं पाएंगे बेटी। इतना कहकर माँ रोने लगी। कुछ दिनों बाद माँ ने वापस समझा बुझाकर ससुराल भेज दिया। फिर क्या, लौट के आने के बाद तो पहले से भी ज्यादा बुरा व्यवहार होने लगा और ससुराल में मार खाना भी आम बात हो गई थी। कभी भी छोटी छोटी बातों पर पति देव दो चार थप्पड़ जड़ देते थे। साथ ही ये भी सुनने को मिल जाता कि इसके मायके वालों ने संस्कार सिखाए ही नहीं है। ऐसे हालातों के बाद सहन शक्ति अपने आप ही दृढ़ हो गरीब थी। ससुराल में मार खाकर आती और जब पिता का सामना होता तो हंसकर अपना दर्द छुपा ले जाती। यह सोचकर कि मैं तो दुखी ही हूँ, पर अब माँ और पिताजी को क्या दुखी करना, यही मेरी किस्मत है। मीरा दीदी की मौत की खबर सुन आज मुझे अतीत की बातें याद न जाने याद आने लगी। 18 साल बाद, वो भी दीदी के इस दुनिया से चले जाने के बाद, उसकी हिम्मत और संघर्ष याद आ रहा था। नहीं तो दीदी को गलत ठहराने में मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मुंह पर भले ही कुछ ना कहा हो, लेकिन जब लोग ताना मारते या उसे समझाने की कोशिश करते कि तुम ठीक नहीं कर रही हो, अपने ससुराल वापस चली जाओ, अपनी सास और ननंद से माफी मांगते हुए कहा,
हमसे गलती हो गई। जब वो ना मानती तो सभी गांव वाले उसे गलत ठहराते, तो मैं भी सहमति की दशा में अपना सिर हिला देती और मूल रूप से बता ही देती कि हाँ दीदी गलत है। या ऐसे कह ले कि बहती गंगा में हाथ धोने को हमेशा तैयार रहती, क्योंकि उस समय जितनी मेरी समझ थी मुझे उतना ही मालूम था कि कोई आदमी पत्नी के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। शायद आज मैं इसी की सजा भोग रही हूँ। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटी थी तब पापा के पास बुआ की चिट्ठी आई। उस समय मोबाइल बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था। ज्यादातर घरों में बेस फोन ही लगे होते थे। कभी कभी माँ और पापा बेस फोन से गांव के प्रधान जी के घर फोन मिलाकर बात कर लिया करते थे। माँ ने उत्सुकता से कहा, देखिए सुबह डाकिया चिट्ठी दे गया था। किसकी चिट्ठी है? पापा ने चिट्ठी हाथ में लेकर उलट पुलट कर देखा। फिर माँ से कहा, गांव से बहन की चिट्ठी है। माँ गीला हाथ आंचल से पोंछती हुई पापा के पास आकर बैठ गई। बोली, पढ़कर सुनाइए, क्या लिखा है? चिट्ठी में जरूर कोई खास बात होगी, तभी तो ननंद जी ने चिट्ठी भेजी है, नहीं तो जल्दी चिट्ठी कहाँ भेज पाती है। चिट्ठी लिखवाने के लिए न जाने कितने लोगों से मिन्नत की होगी। पापा ने चिट्ठी पढ़कर सुनाना शुरू किया। उसमें लिखा था कि दो लड़के मीरा के लिए देखे हैं, आकर पसंद कर लो। हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर जब तक तुम पसंद नहीं करोगे तब तक शादी हो ही नहीं सकती। आखिर तुम पढ़े लिखे हो और हम लोग अनपढ़ गवार। माँ बीच में बोली, ननंद जी सही कह रही है ना हो तो आप छुट्टी लेकर गांव चले जाइए। देख लीजिए दोनों लड़कों को। पापा कुछ सोचकर बोले, मीरा अभी छोटी है, उसे पढ़ाना लिखाना चाहिए। शादी तो हो ही जाएगी, अभी कौन सा समय निकला जा रहा है। माँ तो सुनकर बहुत खुश थी। माँ ने कहा, ननंद जी स्कूल भेजती तो है, लेकिन उसका मन ही नहीं लगता पढ़ने में, तो क्या करेंगे घर में बिठाकर। शादी ब्याह हो जाए तो एक जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। पापा ने हाथ मुंह धोते हुए कहा, अच्छा ठीक है, सोचते हैं क्या करना है, जल्दी खाना परोसो, भूख लगी है। खाना खाने के बाद पापा बिना कुछ बोले सोने चले गए और गहरी चिंता में डूब गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। 2-4 दिन सोच विचार करने के बाद पापा ने कुछ दिनों की ऑफिस से छुट्टी ले ली और गांव चले गए। बुआ जी पापा को देखकर बहुत खुश हुई। पापा ने सोचा, एक बार बुआ को समझा कर देखते हैं, अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं तो जैसी ईश्वर की मर्जी। पापा ने बुआ को बहुत समझाया कि मीरा को थोड़ा समय दो, पढ़ने दो उसे, शादी बाद में होगी। लेकिन बुआ अड़ गई। बुआ की जिद के आगे पापा को झुकना पड़ा और दूसरे दिन बुआ ने जिन दोनों लड़कों के बारे में बताया था उनका नाम पता लेकर लड़का देखने निकल पड़े। पहले परिवार में लड़का देखने पहुंचे। उन्हें परिवार बहुत अच्छा लगा। संयुक्त परिवार था, सभी बहुत सलीके से बात कर रहे थे और खातिरदारी भी बहुत अच्छी की। मान सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ समय रुककर आराम किया, फिर निकल पड़े दूसरे लड़के को देखने। दूसरा लड़का भी अच्छा लगा। उसका नाम मोहन था। परिवार में केवल बूढ़ी माँ थी और एक बहन थी जो शादीशुदा थी, नजदीक ही रहती थी। जब बुलाओ तुरंत आ जाती थी। वो भी उसी इंतजार में थी कि भाई की जल्दी शादी हो जाए तो आने वाली बहू अपनी जिम्मेदारी उठा ले। 3 दिन बाद पापा लौट कर आए और दोनों लड़कों के बारे में बुआ को बताया। बुआ शुरू से ही वही करती थी जो उनको ठीक लगता था। पापा भी बुआ की बात नहीं टालते थे, क्योंकि बुआ उम्र में बड़ी थी और लाडली भी। लड़कों की पूरी जानकारी मिलने के बाद बुआ काफी देर तक सोचती रही कि कौन सा लड़का सही है, किस परिवार में शादी करनी चाहिए।
आखिर में बुआ ने फैसला ले ही लिया। वो मन ही मन सोचने लगी, अगर संयुक्त परिवार में शादी करते हैं तो मेरी बेटी पूरा दिन घर के कामों में ही उलझी रहेगी। फिर जितना बड़ा परिवार उतनी ज़्यादा तानेबाजी। बुआ की भी शादी संयुक्त परिवार में हुई थी। बुआ ने अपने ससुराल में जो दंस और जिल्लत बर्दाश्त किया, वो नहीं चाहती थी उनकी बेटी को ये सब बर्दाश्त करना पड़े। मानो ना मानो, ज़्यादातर ससुराल ऐसी ही होती है। क्योंकि बुआ की अपनी ससुराल वालों से नहीं बनती थी, इसीलिए दादाजी ने अपने घर में ही रख लिया। बहुत सोच विचार करने के बाद बुआ को एकल परिवार में ही शादी करना ठीक लगा। फिर क्या, दीदी का रिश्ता ऐसा घर में करने की बुआ ने ठान ली, जहां जीजा जी अकेले भाई थे और दिल्ली शहर में नौकरी करते थे। एक बहन जिसकी शादी हो चुकी थी, उनकी जवान लड़की थी। बूढ़ी माँ जो चल फिर नहीं सकती थी। घर में दीदी का राज होगा, कोई खटपट नहीं होगी, कम लोगों का परिवार है, आराम ही आराम होगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो मेरी बेटी शहर भी जाएगी। दीदी भी बुआ की इकलौती लड़की थी और इकलौते भाई की इकलौती लाडली बहन थी, इसीलिए प्यार तो खूब बरसता था। दीदी की सहेलियां भी कहती थी कि तू तो बड़ी नसीब वाली है, एक तो गजब की सुंदर, ऊपर से इकलौती। दीदी की सुंदरता में भी कोई कमी नहीं थी। लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, नूरानी चेहरा, एक बार देखने के बाद बार बार देखने का मन करे। एक दिन जीजा जी दीदी को देखने आए। थोड़ी देर तो अनमने मन से इधर उधर देखते रहे, जैसे अनमने मन से दीदी को देखने आए हो। शादी में उनकी कोई खास रुचि दिख नहीं रही थी। तभी उनके साथ आए हुए व्यक्ति ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, स्वभाव से शर्मिला है। और अपना परिचय देते हुए कहा, हम लड़के के इकलौते जीजा जी हैं। आखिर में मीरा दीदी को दिखाने के लिए उनकी सहेलियों ने तैयार किया और कुछ देर बाद दीदी जीजा जी के सामने हाजिर हुई। जीजा जी मीरा दीदी को देखकर देखते ही रह गए। थोड़ी देर तक जीजा जी ने कुछ सोचा, फिर कहा, हमें लड़की पसंद है। फिर क्या, दीदी की शादी अगले महीने की 3 दिसंबर को तय हो गई। पापा को शादी की तैयारी के लिए 1 महीने का समय मिल गया। पापा ने गांव से वापस आकर माँ को खुशखबरी सुनाई। दीदी की शादी तय होने से मैं बड़ी खुश थी। कारण यह था कि नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। इधर माँ और पिताजी खरीदारी में जुट गए, उधर बुआ शादी की तैयारी में जुट गई। शादी की तारीख नज़दीक आने लगी। हम सब लोग शादी में शामिल होने गांव चले गए। कुछ ही दिनों में घर में मेहमान इकट्ठा होने लगे और शादी की तैयारियां और जोरों से शुरू हो गई। शादी में कोई कमी ना रह जाए, इस बात का ख्याल पूरे परिवार को रहता था। सबसे ज़्यादा राधिका के पापा को। उन्हें लगता था कि बुआ को तो ससुराल में कोई सुख नहीं मिला। फूफा जी अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बुआ को मारते पीटते, खेतों में काम करवाते और खाने के नाम पर बचा कुचा बासी खाना देते थे। बुआ की रोज रोज की व्यथा सुनकर पापा परेशान रहने लगे और एक दिन बुआ रोती बिलखती हुई आई। सारी बातें पापा को बताई तो पापा ने बुआ से कहा, अब तुम ससुराल नहीं जाओगी, यहीं रहो हमारे घर में। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों की किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। माँ बेटी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। माँ को भी बुआ से खूब लगाव था। आज बारात आने वाली थी। घर में भागम भाग मची थी। पापा कभी हिलवाई तो टेंट वालों के पास और माँ घर में शादी की तैयारी और मेहमानों की खातिरदारी में व्यस्त थी। आज मेरा दीदी
लाल रंग के लहंगे और श्रृंगार में पूरी अप्सरा लग रही थी। साड़ी के ऊपर लाल रंग और सुनहरे रंग की सुहाग की चादर जो उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रही थी। हाथों में भरी भरी लाल रंग की चूड़ियों का इतना ज्यादा शौक कि माँ से बोलकर दीदी ने शहर से तरह तरह के रंगों की चूड़ियाँ मंगवाई थी और बुआ से साफ साफ कह दिया था, कुछ देना चाहे मत देना, लेकिन जितनी साड़ियाँ हमें दे रही हो उस पर उसी रंग की चूड़ियाँ लगा कर देना। बुआ ने दीदी के शौक का पूरा ख्याल रखा। बारात आ गई थी। जीजा जी भी गजब ढा रहे थे, बिल्कुल शहरी बाबू की तरह सूट बूट में। दीदी की सहेलियां दीदी के साथ हंसी ठिठोली करने में लगी थी। सहेलियां परेशान करने के मकसद से बार बार कह रही थी, काश इस लड़के से मेरी शादी हो जाती। पंडित जी के मंत्रों के साथ शादी की रस्में की शुरुआत हो गई। सुबह तक शादी पूरी विधि विधान के साथ धूमधाम से निपट गई। किसी को भी शिकवे शिकायत का कोई मौका नहीं मिला। बारातियों का स्वागत भी धूमधाम से किया गया था। अश्रुधारा, उदासी और नम आंखों के साथ दीदी की विदाई संपन्न हो गई। दीदी की विदाई के बाद पापा ने एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए कहा कि सब कुछ अच्छी तरह निपट गया। बुआ ने भी अच्छी तरह शादी संपन्न की खुशी में ईश्वर को सौ बार धन्यवाद दिया। दीदी के जाने के बाद रिश्तेदार भी धीरे धीरे विदा लेने लगे। दीदी अपने ससुराल पहुंची। उसका स्वागत बहुत अच्छी तरीके से हुआ। इसी बीच में जीजा जी दीदी को कनखियों से देखते रहते थे। 2-3 दिन तक खूब रस्मों रिवाज चला। उसकी सास बिस्तर पर पड़े ही सारी बागडोर बखूबी संभालती थी। सास ने पूरे परिवार से दीदी का परिचय कराया, पहले अपनी बेटी से और उनके पति से, फिर घर आए सारे रिश्तेदारों से। फिर सासू माँ ने कहा, ये ज्योति है, इसी ने पूरी शादी संभाली है, पैर छुओ उनके। मीरा दीदी ने ज्योति के पैर छुए तो ज्योति ने गले से लगा लिया। दीदी को ज्योति ने गले लगाया तो बड़ा ही अपनापन महसूस हुआ। दीदी को अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था कि क्या किस्मत पाई है, ज्योति सारे घर का काम करती। अगले दिन दीदी की मुंह दिखाई की रस्म थी। दीदी की ननद सीमा ने सोने की 2 अंगूठियां दी और खुश रहने का ढेर सारा आशीर्वाद। मीरा दीदी की सास ने अपने पुश्तैनी कंगन दिए। इस तरह जिससे जो बन पड़ा सभी ने कुछ न कुछ मुंह दिखाई की रस्म में दिया, लेकिन ज्योति ने कुछ नहीं दिया। दीदी ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे। दीदी अपनी शादीशुदा जिंदगी में मस्त और खुश रहती। दीदी सुबह उठकर रसोई घर में काम करने पहुंची तो ज्योति ने कहकर मना कर दिया कि अभी आराम करो, नई नई शादी हुई है, बाद में तुम्ही को करना है, अभी हाथों की मेहंदी तो छूट जाने दो। यह सुनकर दीदी की खुशी का ठिकाना नहीं था। हंसी खुशी शादी के 10 दिन बीत गए। जीजा जी जो दिल्ली में नौकरी करते थे, उनके जाने का समय हो रहा था। इन 10 दिनों में जीजा जी ने दीदी को बहुत प्यार दिया। जीजा जी के जाने का सुनकर दीदी बहुत दुखी थी। दीदी जो बहुत कम बोलती थी, यहाँ तक कि अपनी बात भी किसी के सामने जल्दी नहीं रख पाती थी। उन्होंने पूछा कि आप कब आओगे? जीजा जी ने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुम भी तो पग फेरों की रस्म पर घर जा रही हो। तुम्हारे जाने के बाद हम अकेले यहाँ क्या करेंगे? जब तुम अपने मायके से लौटकर आ जाओगी तो हम भी वापस आ जाएंगे। जब तक माँ की सेवा के लिए ज्योति है। इधर जीजा जी चले गए और दीदी मायके आ गई। 1 महीने बाद जीजा जी दीदी को लेने आए। दीदी की विदाई हुई। उसके बाद जीजा जी मीरा दीदी के देहांत के बाद ही आए। ज्योति को रहते बहुत दिन हो गए थे। सासू माँ ने कहा कि ज्योति को उसके घर जाने देते हैं। जीजा जी बोल पड़े, नहीं मीरा अकेली हो जाएगी, अभी कुछ दिन और रहने दो। जीजा जी छुट्टी लेकर 1 महीने बाद लौटे थे तो दीदी के लिए और सारे परिवार के लिए कपड़े और जरूरत के सामान लेकर आए थे।
सभी बहुत खुश थे। दीदी को लगा कि जन्नत में आ गई है। सभी इतना प्यार करने वाले लोग, कभी भी किसी को कोई शिकायत ही नहीं होती थी। हंसी खुशी दिन गुजरने लगे। दीदी को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि सब चले गए हैं पर ज्योति अभी तक यहीं है। दीदी ने घर की बागडोर अपने हाथ में ले ली। एक दिन दीदी घर के सारे काम निपटाकर सोने चली गई। अचानक दीदी की नींद रात में खुली और जीजा जी को ढूंढने लगी। आवाज इसलिए नहीं लगाई कि सबकी नींद टूट जाएगी। जीजा जी को खोजते खोजते वह छत पर चली गई। उसने जीजा जी के साथ किसी को देखा। शायद वो ज्योति ही थी। दोनों के हंसने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। दोनों इतने मग्न थे कि दीदी के होने ना होने का आभास ही नहीं हुआ। दीदी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह ज्योति है, दूर के रिश्तेदार की बेटी। क्या करे, कैसे पता लगाए? अंधेरे में सांप भी दिखाई भी नहीं दे रहा था। चांद की रोशनी भी इतनी ज्यादा नहीं थी। फिर ज्योति भी अपने बिस्तर पर नहीं थी। सब गहरा होता जा रहा था। दीदी अपने बिस्तर पर चली गई। ना जाने कब रोते रोते आंख लग गई। सुबह जीजा जी को अपने कमरे में सोता पाया। अब दीदी सतर्क हो गई। वो सबके साथ अपना जीवन गुजारना नहीं चाहती थी। उसने ज्योति और जीजा जी पर कड़ी निगाह रखनी शुरू कर दी। एक दिन जीजा जी से दीदी ने पूछा, ज्योति कौन है? जीजा जी थोड़ा घबरा कर बोले, वो मेरी बहन की बेटी है, सगी नहीं सौतेली। सुनकर दीदी का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। फिर जीजा जी ने आगे बताया, जब मेरी बहन की शादी हुई थी तो ज्योति 5 साल की थी। माँ की तबीयत को देखते हुए दीदी ने ज्योति को माँ के पास भेज दिया। अब तुम आ गई हो ना, वो चली जाएगी, उसके ऊपर इतना ध्यान ना दो, अभी भी उसमें बहुत बचपना है। दीदी मुस्कुरा दी, सोचने लगी हम ही गलत है, बेकार का शक कर रहे हैं। दीदी ने जाकर अपनी सास से कहा कि मामा जी शहर से आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सासू माँ ने बहुत ही उत्साहवर्धक शब्दों में कहा, हाँ हाँ बुला लाओ मेरे पास। तुमने मिल लिया? हाँ माँ, हमने मिल लिया, कहकर दीदी चाय बनाने चली गई। पापा ने कुछ देर दीदी की सास से कुछ बात की। इतने में दीदी चाय लेकर आ गई। दीदी की सास ने कहा, अच्छा तुम तैयार हो जाओ, अपने मामा के साथ चली जाओ, अपने मायके घूम फिर आओ, फिर ये लोग शहर चले जाएंगे, अब ना जाने कब आना होगा। इतना सुनते ही दीदी को लगा बस उछल पड़े। इतने में आकाश जीजा जी को आता देख ज्योति तुरंत बोल पड़ी, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप आराम से जाइए, हम सब संभाल लेंगे। दीदी को मायके जाने की खुशी थी, बस वो तैयार होने लगी। आकाश ने दीदी को बाहों में भरते हुए पूछा, 2 दिन बाद हमें जाना है और तुम जा रही हो? दीदी बोली, आप मना करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। आकाश तुरंत बोले, नहीं जाओ, मामा जी भी तो कुछ दिनों के लिए ही आए हैं। जाते समय दीदी ने पूछा, जब हम लौट कर नहीं आएंगे तो आप जा चुके होंगे, अब आप कब आओगे? जीजा जी ने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। दीदी भी खुशी खुशी अपने मायके आ गई। बुआ जी दीदी से लिपट गई। बुआ जी दीदी से बोली, चल बैठ, अपना हाल चाल बता। दीदी ने बड़ी खुशी खुशी अपनी ससुराल की सारी बातें बुआ जी को बताई। फिर ज्योति का नाम लेते ही उदास हो गई। बुआ ने पूछा, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो गई? तभी माँ ने कहा, चलो सब लोग खाना खा लेते हैं, बातें बाद में कर लेंगे। सभी लोग खाना खाकर आराम करने लगे। दीदी ने मुझसे कहा, चलो छत पर टहलने चलते हैं। वो मुझसे कुछ बात करना चाह रही थी, लेकिन बात क्या करनी है समझ ही नहीं पा रही थी। हम और दीदी काफी देर तक छत पर बिना मतलब चक्कर काटते रहे। वो खोई खोई सी रही। हम दीदी के चेहरे के उतार चढ़ाव वाले भाव को देखते रहे। काफी देर हो जाने के बाद आखिर में बोल ही पड़ी, क्या हुआ दीदी, तुम तनाव में हो? यह सुनकर दीदी बोली, हाँ राधिका, तुम छोटी हो नहीं तो तुम्हें हम पूरी बात बताते। मैं बोली, नहीं दीदी, तुम चाहो तो हमें बता सकती हो, अपने बड़ों से तुम कह नहीं सकती, अपने छोटों से बता नहीं सकती,
अपने दिल में रखकर घुटने से अच्छा है कि तुम हमें बताकर अपना मन हल्का कर लो। दीदी बोली, तुम्हारी कौन सी क्लास की परीक्षा खत्म हुई है? मैं दीदी की तरफ बिना देखे बोली, हाई स्कूल की। तभी तो पापा हम लोगों को गांव घुमाने लाए हैं। फिर माँ का भी मन था तुमसे मिलने का। मैं तुरंत पलटी और बोली, अपनी बात करो, जो बताने के लिए छत पर इतनी देर से घुमा रही हो। दीदी ने हिचकते हुए कहा, तुम्हें पता है, राधिका मेरे घर एक ज्योति नाम की लड़की है। तुम्हारे जीजा जी कह रहे थे कि उनकी बहन की सौतेली बेटी है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। इतना सुनकर मैंने झट से कहा, पागल हो क्या, बहन की लड़की? फिर मैं कुछ सोचकर बोली, हूँ सौतेली बेटी। दीदी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, अभी इतनी जल्दी तुम कैसे जान गई? ज्योति और तेरे जीजा जी की प्रतिक्रिया से दोनों ही बहुत चालाक है। इतने में माँ की आवाज आई, तुम दोनों इतनी देर से ऊपर क्या कर रही हो, नीचे आओ। दीदी ने छज्जे से झांकते हुए कहा, आई मामी जी। मैं उसके चेहरे की खुशी और चिंता के मिश्रित भाव को देख रही थी, जिसे वो अपनी मुस्कुराहट के पीछे बहुत आसानी से छुपा लेती थी। दीदी बोली, चलो राधिका, नीचे मामी बुला रही है। अभी तुम लोग कितने दिन रहोगी? मैंने कहा, बस 1 सप्ताह। मेरा भाई मयंक का स्कूल का परिणाम भी तो निकलने वाला है। तो ठीक है, कल हम अपनी सहेली से मिलने जाएंगे। अगर माँ नहीं जाने देगी तो तुम उन लोगों को बुला लाना। ठीक है, कहते हुए मैं और दीदी दोनों नीचे आ गई। अगली सुबह दीदी की सहेलियां दीदी से मिलने आई। उनको देखकर दीदी के चेहरे पर एक खूबसूरत झलक थी। वो अपनी सहेलियों को छत पर ले गई। तभी माँ ने कहा, राधिका, मीरा की सहेलियों को चाय पानी दे आओ। माँ ने मेरे हाथ में चाय का ट्रे पकड़ाते हुए कहा, संभल कर ले जाओ। दीदी अपनी सहेलियों से बातें करने में मस्त थी। तभी पड़ोसी के चाचा का बच्चा आवाज लगाकर बोला, जीजा जी आए हैं। दीदी लपक कर छज्जे से झांकी तो आकाश को देखकर दंग रह गई। आश्चर्य वाले भाव उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। जीजा जी को देख दीदी की सहेली ने कहा, जाओ संभालो अपने पति को, 3 दिन भी तुम्हारे बिना ना रह पाए। पापा जीजा जी की आवभगत में लग गए। बुआ भी अपने दामाद को अचानक से देखकर फूली नहीं समा रही थी। तभी मैंने कहा, देखा, तुम फिजूल शक करती हो। देखो, ऐसा होता तो तुम्हें लेने आती। दीदी बोली, तुम ठीक कह रही हो। दूसरे दिन जीजा जी दीदी को लेकर चले गए। घर पहुंचकर दीदी ने पूछा, आप दिल्ली जाने वाले थे? जीजा जी बोले, हाँ, हम तुम्हें इसीलिए लाए हैं कि ज्योति कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही है। हम इसे घर छोड़ते हुए चले जाएंगे। दीदी को एक बार फिर बहुत आश्चर्य हुआ कि ज्योति अभी तक तो कभी अपने घर नहीं गई, अब क्यों जा रही है। सुबह दीदी ने जीजा जी के कपड़े पैक किए। उधर ज्योति अपना सामान रख रही थी। थोड़ी देर बाद जीजा जी ज्योति को साथ लेकर चले गए। दीदी बहुत देर तक जीजा जी को जाते हुए देखती रही। ज्योति और जीजा जी का साथ हमेशा उसे आशंकित करता रहता। जीजा जी को दिल्ली गए काफी दिन बीत चुके थे। एक दिन जीजा जी की बड़ी बहन सीमा दीदी से मिलने आई। सुबह से ही घर में चहल पहल थी। सीमा जब से आई पूरे दिन दीदी की सास के पास बैठी रही, लेकिन दीदी से मिलने नहीं आई। दीदी ने सोचा, चलो खाना खिलाते समय बात कर लेंगे। तभी सासू माँ की आवाज आई, सीमा का खाना मेरे खाने के साथ ही ले आओ। दीदी हर पल सीमा का इंतजार करती रही कि शायद अब हमारे पास आए, लेकिन इस बार भी दीदी को सीमा से बात करने का मौका नहीं मिला। तभी सीमा की छोटी बेटी बबली ने पूछा, मामी ज्योति कहाँ है? यह सुनकर दीदी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके माथे पर बल पड़ गए। वो सोचने लगी, बबली ज्योति को क्यों पूछ रही है, वो तो उसी के घर में है। अभी दीदी मन में सोच ही रही थी कि सीमा ने लपक कर बबली का हाथ पकड़ा और कहा, बबली का खाना इधर ही दे दो भाभी,
जल्दी से खिला दे, नहीं तो जाने में रात हो जाएगी। दीदी खाना लेकर कमरे में पहुंची। कभी बबली को देखती तो कभी सीमा को। दीदी से रहा ना गया, उसने पूछा, सीमा दीदी, ज्योति तो आपके घर गई थी, फिर बबली क्यों पूछ रही है? ज्योति कहाँ है? सीमा ने झट से कहा, भाभी बबली बच्ची है, ज्योति घर में ही तो है, तभी तो उसके भरोसे घर छोड़कर आपसे मिलने आते हैं, नहीं तो आ ही नहीं पाते। फिर वो कुछ ना बोली, बस खाना खाने में मस्त हो गई। एक बार फिर से दीदी अंदर ही अंदर कुंठित होने लगी। सीमा अपने घर चली गई। जाते समय दीदी के पास एक क्षण के लिए भी नहीं आई। ना जाने उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया या अनजाने में हुआ। वो तो बस एक बात सोचती रही कि ज्योति सीमा के घर में नहीं है तो कहाँ है। सीमा के घर चले जाने के बाद मीरा परेशान होकर इधर उधर टहलने लगी। आखिर में थककर लेट गई। रात भर चिंता के मारे इधर उधर करवट बदलती रही, सोचती रही, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। दीदी सुबह उठकर रोज की तरह काम में लग गई, लेकिन मन में खोया हुआ रहता था। दीदी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे ज्योति सीमा की सौतेली बेटी है। क्या करे, कैसे पता लगाए। दीदी सोचने लगी, अगर गांव की औरत घर में माजी से मिलने आए तो उनसे पता करे कि ज्योति कौन है। इसी उधेड़ बुन में किसी तरह महीने बीते। एक दिन जीजाजी अचानक से आए। दीदी की आंखें जीजाजी ने आकर धीरे से बंद की। दीदी ने कहा, छोड़िए, हमें पता है आप हैं। जीजाजी बोले, क्या बात है मीरा, तुम मेरे आने से खुश नहीं हुई? दीदी बोली, नहीं तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा तो तुम चाय बनाओ, हम माँ से मिलकर आते हैं। बहुत देर तक माँ बेटे खूब हंस हंस कर बातें करते रहे, लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल था कि ज्योति कहाँ है। और चेहरे पर असंतुष्टि के भाव अलग से झलक रहे थे। रात के समय जीजाजी सो रहे थे। दीदी ने सोचा, आज तो ज्योति नहीं है, देखे आकाश छत पर जाते हैं या नहीं। सुबह हो गई, लेकिन जीजाजी निश्चिंत होकर सो रहे थे। रात को छत पर क्यों नहीं गए? आज तो बहुत गर्मी है। सुबह हुई, जीजाजी को तैयार देख दीदी ने पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? जीजाजी मुस्कुराकर बोले, माँ कह रही है ज्योति को ले आओ, बहुत दिन हो गए देखे। इतना कहकर जीजाजी झटके से बाहर चले गए। दीदी को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। दीदी ने अपनी सास से पूछा, माँ जी, आपने ज्योति को बुलवाया है? माँ बोली, हाँ बुलवाया है, तुम परेशान ना हो, जब तक आकाश है रहेगी, नहीं तो चली जाएगी। शाम तक ज्योति घर पर थी। मुस्कुराते हुए प्रणाम कर माँ के कमरे में चली गई और मेरे चेहरे से मुस्कुराहट गायब। रात हुई, हंसी मजाक की आवाजें छत से आने लगी। अब तो समझ के बाहर हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ना अब यह हमेशा होने लगा। उसने सोचा, अपनी सास को सब कुछ बताते हैं, और चली गई। दीदी को भी पता था कि पूरा परिवार कुछ छुपा रहा है। सास ने पूरी कहानी सुनी और जीजाजी को बुलाया और कहा, देखो बहू क्या कह रही है, मेरे घर वालों पर इल्जाम लगा रही है। दीदी ने कहा, इल्जाम नहीं लग रहा है, बता रही है कि यह सब गलत है। इतने में जीजाजी भड़क गए और उल्टा सीधा बोलने लगे। सास ने भी नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्यार के काबिल ही नहीं हो, रहना है रहो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। बदनाम कर रही है छोटी सी बच्ची को। जब मैं बीमार पड़ी, उसने मेरी सेवा के लिए दिन रात एक कर दिया। अपनी माँ से दूर हो गई। यही दिन देखने के लिए तुम्हें ब्याह कर लाए थे। इधर जीजाजी अपना सामान बांधकर जाने की तैयारी करने लगे। ज्योति भी मदद करने में जुट गई। बिना दीदी से कुछ बोले ही चले गए। दीदी अंदर ही अंदर घुटने लगी और कुछ दिनों बाद ज्योति भी चली गई। अब जीजाजी आते तो दीदी से बात तक नहीं करते। दीदी को शक रहता कि ज्योति जीजाजी के साथ दिल्ली में रह रही है। सास भी दो चार लगाकर शिकायत करती और जीजाजी के कान भरती, जिससे जीजाजी को गुस्सा आ जाता तो कभी कभी बिना बात के ही पीट देते। अंत में दीदी उदास रहने लगी।
उसके चेहरे से रौनक गायब हो गई। उसको मिली तो केवल जिल्लत की जिंदगी। अब तो उसका एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। जीजा जी को किसी भी चीज की जरूरत होती तो ज्योति से कहते। ज्योति जीजा जी और सासू माँ की खूब सेवा करती। अब की बात 6 महीने तक जीजा जी लौट कर नहीं आए। इधर सास के ताने खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ननंद भी जब अपनी माँ से मिलने आती तो ये कहने का मौका नहीं छोड़ती कि तुम चुपचाप पड़ी रहो भाभी, हम आकाश को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम आकाश से माफी क्यों नहीं मांग लेती। दीदी की आंखें आंसुओं से भर गई। सीमा बोली, भाभी अब गलती हो गई तो हो गई, तुम माफी मांग लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो माँ दीदी के हाथ का दिया पानी भी नहीं पीती। दीदी माँ बनने वाली थी, किससे कहे, कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। जीजा जी का भी कोई पता नहीं था। घर में अकेले अछूत की तरह पड़ी रहती थी, कोई उसे तवज्जो ही नहीं देता था। तुम्हारी जरूरत नहीं, रहे अपनी बला से, ना रहे अपनी बला से। सासू माँ की आवाज कान में गूंजी। ये सुनते ही दीदी ने मायके जाने का फैसला किया और माँ से बात की तो माँ ने जवाब दिया, जो मन में आए वह करो। अगले दिन सुबह दीदी ने अपने कपड़े बांधे और अकेले ही मायके के लिए निकल गई। ना तो उसे ज्योति ने रोका और ना ही दीदी की सास ने। जैसे ही दीदी ने घर की दहलीज पर कदम रखा, इस तरह उसको देखकर सब हैरानी में पड़ गए। वह केवल रो रही थी, किसी को पूछने की हिम्मत नहीं थी कि क्या हुआ। अगले दिन उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ ने कहा, परेशान ना हो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। साल गुजर गए लेकिन जीजा जी दीदी से मिलने नहीं आए। समय पहाड़ की तरह हो गया, कट नहीं रहा था। लोगों से पता करने पर पता चला कि जीजा जी दीदी के जाने के बाद लगातार गांव में आते रहते हैं, पर दीदी से मिलने नहीं आते। बुआ ने चिट्ठी लिखकर पापा को सारी बातें विस्तार से बताई। चिट्ठी पढ़कर पापा गांव के लिए रवाना हो गए। पापा के पहुंचते ही बुआ जी ने पापा को अपनी दर्द भरी दास्तां कह सुनाई। पापा ने बुआ को दिलासा दिया कि तुम परेशान ना हो, कुछ कोशिश करते हैं। जीजा जी के पड़ोसियों से पापा ने बात की। वे चाहते थे कि दीदी का घर बस जाए। पड़ोसियों ने बताया कि हो सकता है भाई साहब, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन आकाश के जीवन में ज्योति है या कोई और मालूम नहीं। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। गांव के लोगों ने सहानुभूति बस कहा, भाई साहब नहीं तो हम लोग आपकी मदद जरूर करते। पापा माथे पर चिंता पर तनाव लिए वापस आ गए। पापा ने विराज की शादी तय कर दी। मेरा दीदी का छोटा भाई विराज। एक वक्त ऐसा आया कि घर में खुशियां भर गई। कुछ दिनों के लिए घर का माहौल खुशनुमा हो गया। ननंद और भाभी में खूब बनती थी। दीदी के चेहरे की उदासी उनकी साथी बन गई थी। सिंगार की शौकीन दीदी बिना सिंगार के रहने लगी थी। यह देखकर दिल फट जाता था। कभी कभी चुपचाप सज लेती, फिर धीरे से शीशा देख लेती, फिर किसी की नज़र पड़ने से पहले ही चेहरे को पोंछ लेती थी। लेकिन चूड़ियाँ उनके दोनों हाथों में 2-2 दर्जन हमेशा रहती थी। उसे वो कभी नहीं निकालती। वक्त गुजरता गया और पड़ोसियों के ताने शुरू हो गए। एक तो प्रेगनेंसी, ऊपर से लोगों के कड़वे बोल, कभी कभी सहना भी मुश्किल हो जाता। जीजा जी को पता चल चुका था कि उनका बेटा हुआ है, लेकिन वो अपने से भी मिलने नहीं आया। समय बीतता गया। इधर सीमा के साथ दीदी भाभी की आंखों में खटकने लगी। वो आराम से सोती और घर और खेतों का सारा काम दीदी से करवाती।
समय के साथ दीदी का बेटा 6 साल का हो गया, लेकिन जीजा जी को कभी भी अपने बेटे को देखने की इच्छा नहीं हुई। दीदी आज भी आस लगाए बैठी रहती कि जीजा जी लेने आएंगे। दीदी घर का सब काम करती, उसकी भाभी सोती रहती, कुछ बोलती तो भाभी कह देती, ऐसी ना होती तो मायके में पड़ी रहती। उसने चुप रहने में अपनी भलाई समझी। दीदी कौन सा मायके में रहना चाहती है, बस परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन गई है कि मन मार के दिन काट रही है। जब वो खेतों में जाती, गांव की औरतें उसे देखकर फुसफुसाना चालू कर देती, हमारा समाज ही ऐसा है, यहाँ पर ससुराल छोड़ी हुई औरतों की इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं होती। लोग ताने मारना तो जानते हैं, लेकिन कभी यह नहीं कहते कि चलो अपनी समस्या बताओ। देखे तुम्हारे ससुराल वालों की इतनी हिम्मत जो तुम्हें सम्मान ना दे। खैर ये तो मात्र कल्पना है। पापा गांव आए, सभी से मिलने के बाद थोड़ी देर बुआ के पास जाकर बैठ गए। बुआ का दुख बहुत बड़ा था, पापा से देखा नहीं जाता था, लेकिन कर भी क्या सकते थे। पापा ने थोड़ी धीमी आवाज में बुआ से कहा, राधिका की शादी तय कर दी है। ये सुनकर बुआ बोली, अभी शादी करने की कौन सी जल्दबाजी थी, देख रहे हो ना क्या हाल है मीरा का। चलो मीरा का मन पढ़ने में नहीं लगता था, इसीलिए जल्दी शादी कर दी, लेकिन राधिका तो डॉक्टर बनना चाहती है और पढ़ने में भी वह बहुत तेज है, कितने सारे इनाम और मेडल जीत कर लाई है। फिर अचानक से शादी। पापा बोले शहर के अमीर घर से रिश्ता आया है, वो लोग कह रहे थे आप लोग शादी करिए, हम पढ़ा लेंगे। बुआ कुछ सोचकर बोली, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। पापा बोले, चलो हमारे साथ, शादी की तैयारी भी तो करनी है तुम्हें, और हाँ मीरा से कहो वो भी चले, थोड़ा उसका भी मन बहल जाएगा। बुआ ने साड़ी के पल्लू से बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलने की तैयारी करते हैं हम लोग। बुआ पलटी, एक नज़र दरवाजे पर पड़ी तो देखा कन्हैया खेल रहा था। बुआ दीदी के पास जाकर बोली, मीरा राधिका की शादी तय हो गई है। दीदी मुस्कुराकर बोली, अच्छा। बुआ भी एक नज़र दीदी की तरफ देखकर मुस्कुराई। दीदी बोली, क्यों मुस्कुरा रही हो माँ? बुआ बोली, क्योंकि तुम जो बहुत दिनों बाद मुस्कुरा रही हो। अच्छा, कन्हैया को सुलाकर खाना बना लो। दीदी खाना बनाने में जुट गई। बुआ खाना बनाते ही दीदी ने कहा, माँ भाभी को खाना दे आओ। बुआ ने आवाज लगाई, सपना खाना खा लो। सपना नखरे दिखाते हुए बोली, आप लोग खा लो, हमें भूख नहीं है। बुआ हमेशा सोचती घर में कलह ना हो, इसीलिए घर का सारा काम माँ बेटी मिलजुल कर लेगी, और जो तकलीफ मेरी बेटी को हुई है वो अपनी बहू को ना देंगे। दूसरे दिन सुबह हुआ। सुबह बुआ अपना और दीदी का सामान पैक करने लगी। दीदी बोली, कहाँ जा रही हो माँ? अरे हम अकेले नहीं जा रहे, तुम भी चल रही हो, कहते हुए माँ ने अटैची बाहर की तरफ रखी। दीदी बोली, नहीं माँ आप जाओ। बुआ ने साड़ी संभालते हुए कहा, हमने तुमसे राय नहीं मांगी, बस तैयार होने को कहा। दीदी मन मारकर तैयार होने लगी और सोचने लगी, ऐसा ना हो मेरी गैर हाजिरी में आकाश लेने आ जाए। लेकिन भोली भाली दीदी को यह नहीं मालूम था कि जो 5-6 साल में नहीं आए तो अब कैसे आ जाएंगे। वो कहते हैं ना, विश्वास पर ही दुनिया कायम है, हो सकता है आ ही जाए। यही विश्वास दीदी को जिंदा रखी थी। दीदी को देखकर मैं बहुत खुश थी। मुझे देखकर दीदी बोली, तुम तो डॉक्टर बनना चाहती थी ना, फिर ये शादी? मैंने खुशी से चहकते हुए सारी बातें दीदी को बताई। फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, मेरे ससुर जी शादी के बाद पढ़ने देंगे, वादा किया है उन्होंने। दीदी मेरी खुशी देखकर बस मुस्कुरा दी। कर भी क्या सकती थी, बोलने का भी अधिकार उन्हीं औरतों को होता है
जो ससुराल में जिल्लत बर्दाश्त करके टिक जाती है, या वो जिसे किस्मत से ससुराल अच्छी मिल जाती है और पति का प्यार पाकर टिक जाती है। यही औरतें अपने ऊपर गर्व करते हुए रिश्तेदारों और पड़ोसियों से कहती है, देखा कैसे हमने अपने पति को वश में कर रखा है। हम औरतें अपने आप से झूठ क्यों बोलती है, समाज के डर से या अपने माँ पिता की इज्जत के लिए, या फिर लोग क्या कहेंगे इसीलिए। घर में रिश्तेदारों और मेहमानों का आना शुरू हो गया। साथ ही दीदी को समझाने का दौर भी चला। कभी चाची तो कभी मामी, कभी मेरी माँ, सभी को उसको समझाते हुए कहती, देख मीरा, हम तुझसे कह रहे थे चली जा ससुराल, आखिर कहाँ एक बेटे को लेकर मारी मारी फिरोगी। वो तो आदमी है, आज नहीं तो कल ब्याह कर ही लेगा। तुम अपनी सोचो, आकाश को सबक सिखाने के चक्कर में खुद ही सीख जाओगी। सच कह रहे हैं हम लोग, ये हम नहीं, हमारा तजुर्बा बोल रहा है। मेरा ससुराल में घमंड नहीं चलता, बहुत झुककर और सब्र करके रहना पड़ता है। सभी लोगों ने अपना अपना उदाहरण दिया और अपना मत रखा। देखो मेरे पति तो हमें आए दिन पीटते हैं, तो क्या करे, ससुराल में आज रहना छोड़ दे, अपने माँ बाप पर बोझ बन जाए। सबकी बातें सुनकर दीदी बोली, ठीक है, आकाश आएंगे तो चले जाएंगे, मना नहीं करेंगे। तभी मैं बीच में बोल पड़ी, ठीक है अब बस भी करो, दीदी कह तो रही है कि जीजा जी आएंगे तो चले जाएंगे। इतने लोगों के उल्हाने सुनकर दीदी अंदर ही अंदर घुटने लगी। उसके मन में यह बात बैठ गई कि सारी गलती मेरी है। सुबह से ही घर में दौड़ भाग लगी हुई थी। हल्दी की रस्म भी शुरू हो गई थी, लेकिन दीदी नहीं दिखाई दी। जब तक रस्म चलती रही मेरी नज़रें उन्हें ढूंढती रही। रस्म खत्म होने में उसे इधर उधर ढूंढने लगी, तभी याद आया कि छत पर होगी। मैं दौड़ते हुए छत पर गई, देखा आसमान को एकटक निहारे जा रही थी। मैंने आवाज लगाई और उनसे लिपट गई, अपने आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, क्या हुआ राधिका? मैंने भोलेपन से कहा, ये ठीक है, सब तुम्हें ताने मार रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम रस्मों में आना छोड़ दो। माँ की आवाज़ आई, अरे मीरा कहाँ हो तुम? हम लोग छत पर है। माँ बोली, नीचे आओ, उसे कपड़े लेने जाना है। सभी औरतें सज रही थी, बारात आने वाली थी। दीदी भी लाल रंग की साड़ी में खूब जच रही थी। मैं भी अपने होने वाले पति को देखने के व्याकुल थी। शादी बहुत धूमधाम से हुई। फिर विदाई का दौर चला। ससुराल पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। सभी मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे पति मुझे 10 दिनों के लिए स्विट्जरलैंड घुमाने ले गए। दिन ऐसे कट रहे थे जैसे मैं महारानी हूँ। मेरे पति मुझसे एक ही बात कहते, जब से तुमको देखा है मेरी दुनिया ही बदल गई है। 1 महीने बाद मैं अपने मायके आई। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत नाज हो रहा था। पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। दीदी को छत पर ले गई और ससुराल की बात विस्तार से बताई। राधिका बोले जा रही थी, खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। दीदी सुनते सुनते अपनी सारी की यादों में खो गई। राधिका थोड़ी देर बाद शांत मुद्रा में दीदी को देखते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि गलती तुम्हारी है। दीदी कुछ ना बोली। उसने सुनने और चुप रहने की आदत डाल ली थी। कुछ दिनों बाद मेरे पति मेरी विदाई करा कर ले गए। मेरे घर में मेरे जेठ जेठानी, सास ससुर और जेठानी की एक 12 साल की बेटी और 2 बेटे, 8 साल का और एक 2 साल का। सास और जेठानी में बहुत एकता थी। अगर मेरी जेठानी कह दे कि सूरज पश्चिम से निकलता है, तो सासू माँ हाँ में हाँ मिलाती हुए कहती, हाँ सूरज पश्चिम में निकलता है। इसकी वजह थी ससुर जी रिटायर हो चुके थे और जेठ जी की सरकारी नौकरी। मेरे पति की छोटी सी कपड़े की दुकान है, उससे ज़्यादा कमाई हो नहीं पाती। बस दुकान याद दिलाती रहती कि हम बेरोजगार नहीं है। मुझे उस घर की परिस्थितियाँ और उस घर में अपना स्थान समझ में आ चुका था। मैंने भी किस्मत का लेखा समझकर स्वीकार कर लिया। सभी को खुश रखने की चाहत में मैं घर की नौकरानी बन गई।
मैं तो अपने काम को सेवा और परिवार के लिए समर्पण भाव से कर रही थी, लेकिन बाकी सदस्य नौकरानी के रूप में देख रहे थे। आज रात मैंने सही मौका देखकर अपने पति से कहा, मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो अब तुम मंगलसूत्र की जगह मेडल पहनोगी। सारा काम खत्म करके अपनी पुरानी किताबों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरी जेठानी मेरे कमरे में आई और बहुत प्यार से बोली, राधिका तुम डॉक्टर बनोगी। इतने प्यार भरे लहजे को सुन मेरी आंखें भर आई। मुस्कुरा कर बोली, हाँ दीदी। इतने पर आंखें दिखाते हुए जेठानी बोली, देखती हूँ तुम डॉक्टर कैसे बनती हो। घर का काम कौन करेगा। तुम तो देवर जी को वैसे भी पसंद नहीं थी, लेकिन ससुर जी ने जबरदस्ती शादी करवा दी। आने दो देवर जी को, तुम्हारी डॉक्टरी ना निकाल दी तो कहना। मैं आश्चर्य से अपनी जेठानी को देखती रह गई। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था, यह सोचकर कि सुबह 9 बजे तक मेरे पति सोते रहते हैं, शाम से जेठ जी घर में ही रहते हैं, ये रात 10 बजे दुकान से लौटते हैं। फिर जेठानी जी को कैसे पता चला कि हम डॉक्टरी करने के लिए कह रहे थे। ये बात तो मैंने अपने कमरे में अपने पति से कही थी, और अगर पता चल भी गया है तो ये कौन सा बात करने का तरीका था। मेरी जेठानी हमेशा यही दिखाने की कोशिश करती कि वही सर्वोपरि है, मैं तुच्छ हूँ। मेरी सही बातों को परिवार वालों के सामने गलत तरीके से पेश करती। अब तो रोज का हो गया था मेरी बात और काम को गलत तरीके से शिवम के आगे घुमा फिरा के रखना, जिसकी वजह से मेरे और शिवम के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थी। शिवम भी अपनी भाभी की झूठी बातों पर आंख बंद कर भरोसा करते थे। 2 महीनों में ही मेरा दिल ससुराल से उचटने लगा था। ऐसा लग रहा था जाकर माँ की गोद में सिर रखकर जी भर कर रो लूं। तभी शिवम की तेज तेज बोलने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने झांक कर देखा तो देवर भाभी खूब मजे से बात कर रहे। यहाँ मैं शिवम का इंतजार कर रही थी। सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह नींद खुली तो शिवम कमरे में सोए थे। आज सुबह मैंने शिवम से कहा, कुछ दिनों के लिए माँ के पास जाना है। शिवम ने तुरंत कहा, हाँ ठीक है, तैयार हो जाओ, तुम्हें छोड़ते हुए दुकान चले जाएंगे। घर पहुंची, मेरा चेहरा मेरी माँ पढ़ चुकी थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ राधिका। मैंने रोते हुए माँ को सारी बात बताई। दीदी गांव वापस जाने वाली थी। माँ ने कहा, बेटा मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। देखो तुम्हारी बुआ भी मायके में है, फिर उनकी बेटी मीरा भी मायके में है। अगर तुमने भी यही किया तो हम लोगों को मुंह दिखाने के काबिल ना रहेंगे। माँ की बात सुन दीदी बहुत आहत हुई। ना मेरे हालत सुधरे और ना जीजा जी दीदी को लेने आए। अब तो जेठानी की बेटी भी मौका पाकर आंखें दिखाने में कसर नहीं छोड़ती थी। समय के साथ दीदी का बेटा 18 साल का हो गया। वो पढ़ाई के साथ खेतों का भी काम देखता। उसी को देखकर दीदी जिंदा थी। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी कि मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मिल रही है। आज पिता होते हुए भी मेरा बच्चा अनाथ है। मेरी छोटी सी गलती की वजह से मेरे बेटे को अपने पिता का सुख न मिल सका। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन दीदी का विश्वास था कि एक दिन जीजा जी आएंगे और अपनी गलती स्वीकार करेंगे। स्वीकार कर कहेंगे, चलो मीरा अपने घर। लेकिन जीजा जी बहुत चालाक थे। उन्होंने जब तक समझ आया ज्योति का इस्तेमाल किया, फिर उसकी शादी कर दी। वो भी केवल दीदी को गलत ठहराने के लिए और गांव वालों को यह दिखाने के लिए कि दीदी ही गलत है। जीजा जी नौकरी छोड़कर अपनी माँ के साथ रहने लगे और नजदीक के शहर में गैस कंपनी में काम करने लगे। दीदी बीमार रहने लगी, लेकिन किसी ने कुछ न कहती। कहने का काम दीदी की भाभी ने जो ले लिया था। जब भी बुखार आता या शरीर में दर्द होता तो चुपचाप केशव से मेडिकल स्टोर से दवा मंगाकर खा लेती, फिर घर के काम में लग जाती। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। एक दिन दीदी बेहोश होकर गिर पड़ी। भाभी ने कहा, लो काम के डर से नया नाटक शुरू हो गया। अब महारानी जानबूझकर बेहोश भी होने लगी। भाभी के शब्द सुन सब निशब्द हो गए। बुआ दीदी को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने पूरी तरह परीक्षण किया और कहा कि मैंने 10 दिन की दवा दे दी है,
आप इस बीच में अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए। बुआ ने कई बार अपने बेटे से कहा कि दीदी को एक बार शहर के डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन वो हमेशा अनसुना कर देता। कुछ महीने ही बीते थे कि वह गंभीर रूप से बीमार रहने लगी। बुआ को कुछ न सूझा। वो दीदी और केशव कन्हैया को लेकर पापा के पास आ गई। दीदी का शरीर बुखार से तप रहा था। पापा तुरंत दीदी को अस्पताल लेकर गए। दीदी के बहुत सारे टेस्ट हुए। पापा और बुआ पूरे दिन अस्पताल के चक्कर काटते रहे। रिपोर्ट आने पर डॉक्टर ने बताया कि उसे स्तन कैंसर है। दीदी को तत्काल कैंसर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पापा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। ये पीड़ादायक खबर सुनकर पापा अपने आप को संभाल नहीं पाए। केशव ने दौड़कर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने पापा को भर्ती किया और बोले, परेशान होने की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। चिंता से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। माँ ने फोन किया और उदासी भरे लहजे में कहा, मीरा को कैंसर हो गया है। मैं दीदी से अस्पताल में मिलने गई तो उसने मेरा हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लिया। फिर कुछ सोचकर बोली, राधिका, मेरे बेटे का ध्यान रखना। हमें मालूम है अब मेरा बचना मुश्किल है। मैंने उसका चेहरा गौर से देखा। उसके सिर पर बाल नहीं थे, हाथों में चूड़ियां नहीं थी। चेहरा पहले से ज्यादा उदास और मजबूर था। बार बार मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि दीदी कैसे इतना दर्द सहेगी। पहले शादी में धोखा खाने का दर्द, पड़ोसी और रिश्तेदारों के तानों का दर्द, भाभी का पल पल ताने मारने का दर्द, अपनों का दर्द और फिर अपने बेटे से दूर जाने का दर्द। ये क्या है? मैंने सुना है कि कैंसर में अपने साथ हो तो दर्द कम हो जाता है, खासकर पति जिसके साथ साथ जन्मों का बंधन होता है। मैंने पढ़ा है कभी कभी तो कैंसर का मरीज ठीक भी हो जाता है अगर उसके अंदर जीने की इच्छा हो और अपने जीवन साथी का प्यार भरा हाथ सर पर हो तो। लेकिन दीदी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो अंदर ही अंदर मरने का इंतजार कर रही थी। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, दीदी तुम अपनी जगह पर सही हो। हमारा समाज हम औरतों को केवल सहते हुए देखना चाहता है। थोड़ा भी अपने सम्मान के लिए विरोध करो, बस समाज हमें मनहूस ठहराने लगता है। दीदी की आंखों से आंसू सूख चुके थे, लेकिन मेरी आंखों से बह रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि जब अपने ऊपर मुसीबत पड़ती है तब समझ में आता है मौत जीजाजी से ज़्यादा वफादार निकली और समय से आ गई। आखिर में 1 साल तक वह अपने दर्द से जूझती रही और अंत में उसने दम तोड़ दिया। शादी के 21 साल बाद के दर्द से आज आजाद हो गई। घर में उदासी और मातम था। केशव छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। उसके मर्द शरीर को गांव ले जाया गया। उसके मरने की खबर जीजाजी को दे दी गई। ना जाने क्या हुआ कि जीजाजी उसकी मौत की खबर सुनकर आए। क्या वह इस दिन का इंतजार कर रहे थे? चलो मरने पर ही सही आए तो। बुआ ने दीदी से कहा, मेरा देख, जिसका तू 19 साल से इंतजार कर रही थी वो आए है। रिश्तेदारों, नातेदारों और पड़ोसियों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। जीजाजी ने कहा, हम अपनी पत्नी को अपने घर ले जाएंगे। इसकी यात्रा जहाँ से शुरू हुई थी वहीं से खत्म होगी। गांव के प्रधान जी ने कहा, तुम सही कह रहे हो, दामाद जी इसे ससुराल ले जाओ। ये हमारे यहाँ की बेटी है, इसका अंतिम संस्कार ससुराल से करना ही ठीक होगा। जीजा जी ने सहमति की दशा में सिर हिलाया। एक बार फिर से दीदी की डोली ससुराल के लिए उठी। उसे फिर से सजाया गया। माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियाँ, बिना बालों वाले सिर पर लाल रंग का सिंदूर, सुर्ख लाल रंग की लाली, लाल रंग की चुनरी, सुर्ख लाल रंग और पीले रंग की मिली जुली रंगों की सितारों वाली साड़ी, फिर बांस की बनी डोली जिसके चारों तरफ गुलाब के फूलों से सजी हुई। चारों कंधों पर उठाए लोग उसे ससुराल लेकर जाने लगे। ऐसी डोली इस गांव में पहले किसी की भी नहीं उठी थी।
मानो उसकी बारात जा रही हो। भाभी की भी आंखें नम थी। गांव वाले छतों से झांक झांक कर दीदी की डोली को उठते हुए देख रहे थे। पहली बार केशव ने अपने पिता को देखा, लेकिन नफरत भरी आंखों से। अर्थी रूपी डोली ससुराल पहुंची। अब की बार ना तो उसकी सास थी और ना ही ज्योति, लेकिन मीरा की ननंद सीमा खड़ी होकर अपनी भाभी का दोबारा इंतजार कर रही थी। दीदी का घर वीरान खंडर की तरह लग रहा था, मानो भूतों का बसेरा हो। सीमा ने दीदी को देखा और दोनों हाथ जोड़कर बोली, हमें माफ कर देना। दीदी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 13वीं भी बड़ी धूमधाम से की गई। जितने लोग उसकी शादी में नहीं आए थे, उससे ज़्यादा 13वीं में आए थे। ऐसा क्यों होता है कि औरतों को सम्मान देने के लिए समाज उसकी अर्थी पर चढ़ने का इंतजार करता है। अगर बेटियों को डोली में चढ़ाने का यही हश्र होता है, तो बेहतर यही होगा कि हम अपनी बेटियों की विदाई अर्थी पर ही करें। एक और बेटी ससुराल की पीड़ा से मुक्त हो चुकी थी। डोली से विदा होकर आई और अर्थी पर विदा होकर चली गई।